नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द प्राइम नैरेटिव और आपके साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। हमारी वेब सीरीज द कॉकरोच फाइल्स का तीसरा एपिसोड। इतिहास में हर क्रांति के पीछे एक चीज कॉमन रही है, युवा। लेकिन 21वीं सदी में पहली बार दुनिया के पास एक ऐसी पीढ़ी है जो आपस में कनेक्टेड है, फ्रस्ट्रेटेड है और साइकोलॉजिकली एक्सपोज्ड भी। जेन जी, यानी वो पीढ़ी जो स्मार्टफोन के साथ बड़ी हुई, जिसने दुनिया को किताबों से नहीं स्क्रीन से समझा। एक ऐसी पीढ़ी जिसके पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट बहुत कम। और शायद यही उसे मॉडर्न नैरेटिव वॉरफेयर का सबसे आसान टारगेट बनाता है। कल्पना कीजिए, एक 22 साल का छात्र सुबह 6 बजे उठता है, 10 घंटे कोचिंग करता है, रात को मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है और फिर उसे खबर मिलती है पेपर लीक। उस पल उसके अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं होता, उसके अंदर बेट्रेयल पैदा होता है, विद्रोह पैदा होता है, क्योंकि उसने सिर्फ एग्ज़ाम नहीं दिया था, उसने अपना यूथ इन्वेस्ट किया था। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ नौकरी नहीं होते, वो मिडिल क्लास सर्वाइवल मैकेनिज़्म होते हैं। एक सरकारी नौकरी कई परिवारों के लिए सिर्फ सैलरी नहीं है, पूरी सामाजिक सुरक्षा होती है। और जब वही सिस्टम क्वेश्चन के दायरे में दिखने लगे तो इमोशनल डैमेज बहुत गहरा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम करप्शन कोई नई समस्या नहीं है। व्यापम, बिहार टॉपर स्कैम, भर्ती परीक्षा लीक्स, टीचर रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सीज, पुलिस रिक्रूटमेंट फ्रॉड्स, भारत दशकों से इन समस्याओं से जूझता रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले एंगर लोकल था, अब एंगर एल्गोरिदमिक हो गया है। पहले किसी छात्र का गुस्सा उसके शहर तक सीमित रहता था, आज वही फ्रस्ट्रेशन एक वायरल रील बनकर करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। और यहीं शुरू होता है इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन। सोशल मीडिया ने पहली बार करोड़ों फ्रस्ट्रेटेड युवाओं को एक शेयर्ड इमोशनल स्पेस दे दिया है। पहले कोई छात्र अकेला रोता था, आज लाखों छात्र एक साथ रेज महसूस करते हैं। और जब करोड़ों लोग एक ही समय पर एक ही इमोशन महसूस करने लगें तो सोसाइटी साइकोलॉजिकली अनस्टेबल होने लगती है। और यही कारण है कि कई एकेडमिक स्टडीज़ अब ये मानती हैं कि सोशल मीडिया प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन में मास इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन की भूमिका निभाता है। यानी प्लेटफॉर्म सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं फैलाते, वो कलेक्टिव इमोशनल स्टेट क्रिएट करते हैं। और जेन जी वो इस सिस्टम के बीच सबसे पहले खड़ी है, क्योंकि यही ऐसी पहली जनरेशन है जिसने पूरी ज़िंदगी डिजिटल वैलिडेशन पर बिताई है। लाइक, शेयर, व्यूज़, फॉलोअर्स, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, धीरे धीरे ये इमोशनल आइडेंटिटी बन चुके हैं। और जब आइडेंटिटी ऑनलाइन बनती है तो आउटरीच भी ऑनलाइन बनता है। यही वजह है कि आज एंग्री पॉडकास्ट, रेज इन्फ्लुएंसर्स, सिस्टम कोलैप्स रील्स इतनी तेज़ी से वायरल होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो इमोशन दे रहे हैं। और ह्यूमन ब्रेन फैक्ट से ज़्यादा इमोशनल रिमेंबर करता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई युवा रोज़ 3 घंटे एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम करे जो उसे लगातार ये महसूस कराए कि देश खत्म हो चुका है, सब करप्ट हो चुके हैं, मेहनत करना बेकार है, अब कुछ नहीं बदल सकता, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या पैदा होगा? होपलेसनेस। और होपलेसनेस यूथ किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे डेंजरस फेज होता है, क्योंकि होपलेस लोग दो एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं, टोटल विड्रॉल या एक्सप्लोसिव एंगर। यही कारण है कि पूरी दुनिया में जेन जी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है। लोनलीनेस, डिजिटल एंग्जाइटी, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन कल्चर, डोपामाइन एडिक्शन, इन सब ने मॉडर्न यूथ साइकोलॉजी को ड्रामेटिकली बदल दिया है। लेकिन भारत का केस और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ प्रेशर सिर्फ इमोशनल नहीं, इकोनॉमिक भी है।
करोड़ों ग्रेजुएट्स, लिमिटेड जॉब्स, हाइपर कंपटीशन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सोशल मीडिया कंपैरिजन। एक स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम नहीं दे रहा, वो पूरी सोशल हायरार्की से लड़ रहा है। और इसी दौरान अगर उसे लगे कि सिस्टम अनफेयर है तो उसका इमोशनल रिएक्शन और एग्रेसिव हो जाता है। और यही रीज़न है कि आज मीम्स इतने पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि मीम कॉम्प्लेक्स पेन को सिंपल इमोशन में बदल देता है। एक एंग्री मीम, एक सार्कास्टिक रील और एक मॉकिंग हैशटैग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन को आइडियोलॉजी में बदल सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां नैरेटिव वॉरफेयर और यूथ फ्रस्ट्रेशन इंटरसेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी हॉस्टाइल इकोसिस्टम किसी हैप्पी ऑप्टिमिस्टिक सोसाइटी को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता। उसे टारगेट चाहिए फ्रस्ट्रेटेड यूथ, और अगर यही यूथ डिजिटली हाइपर कनेक्टेड भी हो तो इन्फ्लुएंस एक्सप्लोजन बढ़ जाता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन्स का बड़ा फोकस यंग पॉपुलेशन पर रहता है, क्योंकि युवा सिर्फ फ्यूचर वोटर्स नहीं होते, वे फ्यूचर इमोशनल क्लाइमेट भी होते हैं। अगर किसी देश का यूथ ऑप्टिमिस्टिक हो तो सोसाइटी स्टेबल रहती है। अगर यूथ क्रिटिकल हो जाए तो इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे लेजिटिमेसी खोने लगते हैं, और शायद भारत इसी ट्रांजिशन फेज में प्रवेश कर चुका है। अब यहाँ एक और डेंजरस लेयर आती है, इन्फ्लुएंसर्स पॉलिटिक्स। पहले नैरेटिव टीवी एंकर्स बनाते थे, आज इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं। और इन्फ्लुएंसर्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ऑथेंटिसिटी इल्यूजन, यानी लोगों को लगता है ये तो हमारे जैसा आदमी है, ये स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा है। और यही इमोशनल ट्रस्ट मॉडर्न इन्फ्लुएंस इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल वेपन बन चुका है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम हर दिन सिर्फ रेज एम्पलीफाई करे तो क्या होगा? धीरे धीरे व्यूज़ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करेंगे, इमोशनल एडिक्शन डेवलप करेंगे। और आउटरीच सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल इमोशन है। यही कारण है कि काम एनालिसिस रेयरली वायरल होता है, लेकिन एंग्री सर्टेनिटी इंस्टेंटली वायरल हो जाती है, क्योंकि रेज सिंप्लीफाइज रियलिटी, और सिंप्लीफाइड रियलिटी मास मोबिलाइजेशन के लिए परफेक्ट होती है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा अभी बाकी। क्या होगा अगर करोड़ों युवाओं को लगातार ये महसूस कराया जाए कि डेमोक्रेसी फेल्ड है, इंस्टीट्यूशंस फेक हैं, सिस्टम परमानेंटली करप्ट है? तब क्या होगा? तब इलेक्शंस डिबेट नहीं बनेंगे, रेज रेफरेंडम बन जाएंगे। तब प्रोटेस्ट डिमांड्स नहीं होंगे, आइडेंटिटी वॉर्स बन जाएंगे। तब सोसाइटी सॉल्यूशन नहीं ढूंढेगी, रिवेंज ढूंढेगी। और इतिहास गवाह है, जब सोसाइटीज़ रिवेंज साइकोलॉजी में प्रवेश करती हैं तो इनस्टेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और यही कारण है कि स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स अब चेंजी इमोशनल मैनिपुलेशन को 21वीं सदी का मेजर जियो पॉलिटिकल रिस्क मानने लगे हैं, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स शायद बॉर्डर्स पर नहीं, बिलीफ सिस्टम पर लड़ी जाएंगी। और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन होने के कारण इस बैटल का सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रस्ट्रेशन है, या फिर कोई इकोसिस्टम इन इमोशंस को डायरेक्शन भी दे रहा है? कौन एम्पलीफाई कर रहा है एंगर? कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है आउटरीच? कौन पुश कर रहा है होपलेसनेस? और क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब अननोइंगली इमोशनल वेपन्स बन चुके हैं? अगर करोड़ों युवाओं को ये महसूस करा दिया जाए कि सिस्टम परमानेंटली करप्ट है, तो फिर डेमोक्रेसी नहीं, रेज गवर्न करता है। और शायद यही मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा डर है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे कुछ देशों में डिजिटल एंगर ने पॉलिटिकल एक्सप्लोजन्स पैदा किए, और क्यों कोई एनालिटिक अब नेपाल मॉडल अरब स्प्रिंग या सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन के नए नज़रिए से देखने लगे हैं। क्योंकि आधुनिक युद्धों में सबसे पहले सरकारें नहीं गिरती, विश्वास गिरता है। आप देख रहे थे द प्राइम नैरेटिव, और ये था कॉकरोच फाइल्स का तीसरा एपिसोड। अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सच से पर्दा हटाते हैं हम। धन्यवाद, नमस्कार। हमारी वेब सीरीज द कॉकरोच फाइल्स का तीसरा एपिसोड।